कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 6 विकास के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल आएंगे। इन्हीं प्रश्नों से तैयारी करिए और इनको जो बड़े प्रश्न हैं उनको लिख के देखिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह का प्रश्न है। तो इसमें देखिए, जीवन के विकास के पहले पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते थे। तो मिलर और यूरे ने सिद्ध किया था, उसमें पाया जाता था क्या? ये मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मिलर ने ताप एवं बिजली का उपयोग करके किस गैस के मिश्रण से एमिनो अम्ल प्राप्त किए? तो फिर से यही आंसर है। यहाँ पर आपको क्या देखना है? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, ये सेम ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा। फिर प्रश्न देखिए, डार्विन ने किस जहाज पर विश्व भ्रमण किया था? तो उसके जहाज का नाम था बीगल। इसके बाद फिर देखिए, डार्विनवाद व्याख्या करता है। तो ये व्याख्या करता है, जब इसको सारा कुछ पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आप, प्रकृति उस जीव का चयन करती है जो अनुकूलित हो सकते हैं। तो प्राकृतिक वर्णवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बाद यहाँ पर है, प्राकृतिक वर्ण की इकाई है। तो इसकी इकाई क्या होती है? जाति। फिर समजात अंग होते हैं, तो उत्पत्ति में जो समान हो परंतु कार्य में कैसे हो? असमान हो, तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए, डायनासोर एक सरीसृप का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये कहलाता है मीसोजोइक। इसका ये एक स्वर्णिम काल है जिसमें डायनासोर थे। इसके बाद है, नौ, डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्परिवर्तन, एक होता है प्राकृतिक चयन। तो ये नया डार्विनवाद है, इसमें उत्परिवर्तन को और शामिल कर लिया गया है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला, प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की घटना को खाली स्थान कहते हैं। तो ये नाम में ही है, स्पष्ट है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्रांति कहलाता है। फिर खाली स्थान सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी होती है, तो ये होता है आर्कियोप्टेरिस। फिर है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जाति की उत्पत्ति में खाली स्थान की व्याख्या की गई है। तो प्राकृतिक चयनवाद व योग्यतम की उत्तरजीवता की व्याख्या की गई है। फिर है, आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन खाली स्थान है। तो ये क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। फिर देखिए, यहाँ पर हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो संबंध है, ये बिग बैंग सिद्धांत से है, तो ये बिग बैंग सिद्धांत मिला देंगे। फिर है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। तो ये कौन से होते हैं? वायरस या विषाणु। इसके बाद आवेशित कणों का समूह। तो ये आवेशित कणों का जो समूह होता है, ये कोएजरवेट्स कहलाता है। फिर है, समष्टि आनुवंशिकी। तो समष्टि आनुवंशिकी के अंतर्गत ये जो सिद्धांत है, वो किसने दिया? हार्डी वीनवर्ग का सिद्धांत है। फिर है ओपेरिनवाद। तो ये ओपेरिनवाद या रासायनिक सिद्धांत किसने सिद्ध किया? मिलर और यूरे ने। अब चलिए एक शब्द में उत्तर देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ यह भी समझना है कि एक अंक के प्रश्न हैं, जो खाली स्थान वाले हैं, विकल्प में, विकल्प वाले खाली स्थान में, जोड़ी में, सत्य सत्य में, किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। इसलिए आपको इस तरह से तैयार करना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए, ये हमसे बन जाएं। तो चलिए अब प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। जैव विकास के क्रम में सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो ये होता है कोएजरवेट्स।
फिर है एक समान पूर्वज से संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक समान पूर्वज से संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से भिन्न लक्षणों वाले जीवों के विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अनुकूली विकिरण। फिर है रचना तथा उत्पत्ति में भिन्नता तथा क्रियात्मक समानता प्रदर्शित करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समवृत्ति अंग। मतलब रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न होते हैं लेकिन कार्य समान करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकासवाद के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है डार्विन का जो है प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद भी आप लिख सकते हैं। फिर है जीवों में अचानक होने वाले वंशानुगति प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। फिर है आदि समय में प्रकाश संश्लेषण के विकास द्वारा O2 के वातावरण में मुक्त होने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑक्सीजन क्रांति। फिर किसी समष्टि में उपस्थित जीनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है जीन पूल। फिर है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हैं चार्ल्स डार्विन। फिर देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा महाविस्फोटक सिद्धांत बताने का प्रयास करता है? तो ये कहलाता है बिग बैंग नामक महाविस्फोट। फिर है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं होमो सेपियंस। अब देखिए जो ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेजरवेट बूंदें एवं प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर में हमको अंतर बताना है। तो देखिए क्वेजरवेट बूंदें क्या हैं और प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर क्या हैं। क्वेजरवेट दीर्घाणुओं का एक समूह होता है। माइक्रोस्फीयर्स अपेक्षाकृत छोटे दीर्घाणु होते हैं। कोजरवेट्स की इकाई माइक्रोस्फीयर्स है। मतलब ये माइक्रोस्फीयर से मिल करके कोजरवेट बनता है। और यहाँ माइक्रोस्फीयर्स जो है प्रोटीन और जल के बने होते हैं। फिर कोइजरवेट के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। इसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है। फिर इन पर आवेश नहीं होता है, इन पर आवेश होता है, इसी कारण ये आकर्षित होकर के दीर्घ अणु बनाते हैं। अब इसमें दूसरा अंतर देख लेते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड, इनमें क्या अंतर है? ये नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा एवं फास्फोरिक अम्लों से बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं। ये लघु अणु होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दीर्घ अणु होते हैं। फिर है न्यूक्लियोटाइड में इनके अणुओं में बहुलीकरण का गुण पाया जाता है। दीर्घ अणु होने के कारण बहुलीकरण नहीं होता है। ये स्वयं आनुवांशिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, ये आनुवांशिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें स्व-द्विगुणन नहीं होता है, इनमें स्व-दुगुणन विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो चलिए इसके अंतर को समझते हैं। जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करते हैं। अब समृद्धि क्या है? जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर एक समान कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से जुड़े होते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनके धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। ये अंग बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ये बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं, आंतरिक संरचना में पूर्णतः भिन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, मेढक के अग्रपाद, मनुष्य के चमगादड़ के मनुष्य के पैर और चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद। इसी तरह से यहाँ तितली, चमगादड़ तथा पक्षी के जो अ, पंख होते हैं, ये समृद्धि अंग को दर्शाते हैं। अब देखिए जो बड़े प्रश्न हैं 3-4 अंक में भी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए,
जीवो उत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक सिद्धांत के मिलर एवं हेराल्ड यूरे के प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है। ये ओपेरिनवाद भी कहलाता है। तो इसका चित्र देखिए, इस तरह से तो आपको चित्र बनाना है। तो चित्र की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इलेक्ट्रोड के द्वारा हम इसमें डिस्चार्ज उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये जो है गोलाकार एक फ्लास्क है। इसके अंदर गैस भरी जाती है, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O ये जलवाष्प के रूप में होता है और ये H2 ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ से देखिए जल बाहर निकल रहा है। ये संघनित्र होता है जो जल को ठंडा करता है और यहाँ से जल अंदर जाता है। तो ये जल अंदर जो बाहर जा रहा है, ये संघनित्र का कार्य है जो उस वाष्प को ठंडा करने का प्रयास करता है। ये जल बिंदु है। और इसके बाद ये जो यू आकार की नली है, इसमें कार्बनिक यौगिकों वाला जल मिलता है। अब यहाँ पर पास में एक द्रव है, इस जाल में द्रव भरा हुआ, ये उबलता हुआ जल है जो ये पूरे नली में घूमता रहता है भाप के रूप में। इस तरह से यहाँ पर आपको चित्र की रचना करना है। इस चित्र को आप NCERT बुक की में देख सकते हैं, उसी बुक का चित्र है। अब चित्र में जैसा दिख रहा है उसी को शब्दों में लिखना है। तो देखिए, स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड यूरे ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक सिद्धांत, जिसको ओपेरिनवाद कहा जाता है, के समर्थन में एक प्रयोग किया जिसे मिलर और यूरे का प्रयोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये छोड़ भी सकते हैं इस लाइन को और डायरेक्टली लिख भी सकते हैं जो आपको याद रहे। अब देखिए चित्र के अनुसार उन्होंने बड़े कांच के एक फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैसों का 2:1:2 का मिश्रण लिया। जैसे यहाँ पर ये है, ये फ्लास्क है ये वाला, इसके भीतर जो है इन गैसों का मिश्रण ले लिया और उनका अनुपात क्या था, 2:1:2 इसमें भर दिया। क्योंकि ये गैसें उस समय वातावरण में इसी अनुपात में थी। उनका अंदाजा था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जीवन का प्रारंभ हुआ होगा, उसके पहले इसी अनुपात में ये गैसें रही होंगी। एक अन्य फ्लास्क को कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़कर इसे छोटे फ्लास्क में पानी भरकर इसे निरंतर उबालते रहने का प्रबंध भी कर दिया ताकि जल वाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। अब देखिए, इसी के साथ ये दूसरा फ्लास्क ले लिए ना। इस फ्लास्क में ऐसी व्यवस्था करी गई कि इसमें उबलता हुआ जल रहे और ये पूरे भाग में घूमता रहे। इस तरह से है। अब आदि वातावरण में, आदि का मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में वातावरण में बिजली का वातावरण उत्पन्न करने के लिए बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए और इन इलेक्ट्रोडों के बीच 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा को 7 दिन तक प्रवाहित करके विद्युत चिंगारियां उत्पन्न की गईं। अब देखिए, जो हमारा ये बड़ा फ्लास्क था, इस बड़े फ्लास्क में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड निकाले गए। यहाँ पर 60,000 वोल्ट का विभवांतर दिया गया। इसमें धारा प्रवाहित होती थी जिससे ये चिंगारी उत्पन्न होती रहती थी और ये पूरी प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार चलती रही। अब क्या हुआ, बाद में फ्लास्क में बने गैसीय मिश्रण को ठंडा करने के लिए संघनित्र का प्रयोग किया गया। संघनित्र जो है किसी गर्म चीज को ठंडा करने का काम करता है। प्राप्त द्रव को यू नली में एकत्र किया गया। तो यहाँ देखिए, ये जो संघनित्र है इसको ठंडा करने का काम करता है और जो भी द्रव है ये यू आकार की नली में क्या होता है, इकट्ठा होता है। और इसमें किस कौन सा पदार्थ इकट्ठा हुआ, कार्बनिक यौगिकों वाला जल इकट्ठा हो गया, कुछ कार्बनिक यौगिक भी बन गए थे। प्रयोग के अंत में यू नली में गहरा लाल रंग का द्रव बना जिसका विश्लेषण करने पर इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल सहित शर्करा, वसी अम्ल आदि अन्य कार्बनिक यौगिक पाए गए। ये सभी पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्रारंभ में इसी तरह से रसायनों से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस तरह से इस प्रयोग को एक बार आपको लिख कर देखना है, चित्र बनाना है
शब्द अपने से बनाना है चित्र को देख देख करके। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, डार्विन के प्रकृतिवाद या वर्णवाद को समझाइए। अथवा इसी तरह का दूसरा प्रश्न जो इसी से संबंधित है पूछा जा सकता है, जीवधारियों की विभिन्न जातियों के उद्भव के संबंध में डार्विन के क्या विचार हैं। तो चलिए प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत समझते हैं। और इसमें सबसे पहले है अति उत्पादन। तो उन्होंने कहा जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है। कुछ जीवों में यह क्षमता करोड़ों अरबों तक होती है, माने करोड़ों जीव उत्पन्न कर सकता है एक अकेला जीव। परंतु वातावरण में परिवर्तन, रोग, भोजन, जल, वायु, प्रकाश के लिए प्रतियोगिता के कारण संख्या सीमित बनी रहती है। माने करोड़ों में कुछ ही बचे रहते हैं, बाकी जो है नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो अति उत्पादन की क्षमता होती है जीवों में। दूसरा है यहाँ जीवन संघर्ष। अधिक संतानोत्पत्ति के बावजूद किसी सीमित क्षेत्र में भोजन, वायु, प्रकाश, जल की एक निश्चित मात्रा ही उपलब्ध होती है। अतः ये नए उत्पादित जीवों में जीवन के चीजों के लिए आपस में संघर्ष होता है। यह संघर्ष एक जाति के सदस्यों के बीच दूसरी जातियों से, वातावरण कारकों से भी होता रहता है। और इसमें भी कुछ जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन के संघर्ष इनमें लगातार चलता रहता है। अब जीवन के संघर्ष से क्या होता है, विभिन्नताएं एवं अनुवांशिकता। विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के दौरान विविध परिस्थितियों के अनुकूलन के कारण पैदा होती हैं। उपयोगी विभिन्नता वाले जीवों में अधिक सामर्थ्य होने के कारण जीवन बना रहता है, जबकि अनुपयोगी भिन्नताएं जीवों को क्रमशः समाप्त कर देती हैं। तो जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में जो अनुकूलन हासिल कर लेता है वही जीव बचा रहता है, और शेष जीव नष्ट हो जाते हैं। उपयोगी विभिन्नता वाले जीव अपना गुण संततियों में पहुंचाए रहते हैं। इस वंशागति से ही नए जातियों का उद्भव होता रहता है। तो इस तरह से इनका तीसरा बिंदु था। फिर है समर्थ का जीवत जीवत। जीवन के संघर्ष में योग्यतम अर्थात उपयोगी विभिन्नताओं वाले जीव सफल होते हैं। प्रकृति इन जीवों का संरक्षण करती है तथा इन संततियों में भिन्नताएं एकत्रित होती जाती हैं। जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप और अनुकूल अपने आप को नहीं रख पाते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि समर्थ का जीवन रहता है और असमर्थ की मृत्यु हो जाती है। इसे ही तो प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। फिर वातावरण के प्रति अनुकूलन। वातावरण निरंतर परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के अनुकूल या अनुरूप जो जीव अपने आप को योग्य नहीं बना पाता है, उसमें विकृतियां जन्म लेती हैं और वह नष्ट हो जाती हैं। जबकि जो जीव प्रकृति के अनुरूप योग्य बना रहता है, वह जीवित रहता है। मीसोजाइक युग के विशाल काय सरीसृपों का साम्राज्य वातावरण की बदली परिस्थितियों के प्रति अपने अनुकूल न हो बना पाने के कारण समाप्त हो गया है। तो इस तरह से जो जीव वातावरण में अनुकूलन पैदा कर लेते हैं, तो वो जीव बचे रहते हैं और शेष जीव नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। फिर नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन के मतानुसार वातावरण के प्रति अनुकूलन से पैदा हुई विभिन्नताएं धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित हो जाती हैं, जिससे एक जाति के जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। धीरे धीरे भिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे नए जीव और एक अलग जाति के रूप में बदल जाते हैं। इस तरह से उसकी पूरी प्राकृतिक वर्णवाद की परिकल्पना थी। आप अपने शब्दों में इनको छोटा करके भी लिख सकते हैं, पर ये पॉइंट है कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। अति उत्पादन की क्षमता होती है जीवों में। जीवों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष होता है तो विभिन्नताएं और अनुवांशिकता आती है। और जो समर्थ जीव होते हैं वातावरण में, वो जीवित रहते हैं। असमर्थ वाले जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वातावरण के प्रति जो अनुकूलन कर लेते हैं वो बचे रहते हैं। और इनके अनुकूलन के बाद ये सारे अनुकूलन एकत्रित हो जाते हैं, जिससे नई जातियों का उद्भव होने लगता है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी बुक के पीछे का प्रश्न था, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में
जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोधी का स्पष्टीकरण दीजिए। डार्विन के चयन सिद्धांत के अनुसार प्राणी अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर ही जीवित रहते हैं। जैसे संक्रामक रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। काफी समय तक प्रतिजैविकों के प्रयोग से रोगजनक जीवाणु अनुकूलित हो गए और इन प्रतिजैविकों का रोगजनक जीवाणुओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ये जीवाणु प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोधी हो गए हैं। मतलब अब एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करते हैं इनके लिए। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है अनुकूली विकिरण क्या है और इसको उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो अनुकूलनी विकिरण या अनुकूली विकिरण है ना, या रेडिएटिव एडेप्टेशन, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलियाई मार्सिपियल, इसी तरह से देखिए फिंच पक्षी जो गैलापेगोस द्वीपों पर एक ही के पूर्वज थे, अलग अलग चोंच वाले विकसित हुए जो अलग अलग भोजन के अनुसार अनुकूलित थे। तो वही है, कोई जीव जब विभिन्न क्षेत्रों में चला जाता है तो वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार वो अनुकूलित हो जाता है। इसी को अनुकूली विकिरण कहते हैं। वो फिर अपने जीवों से अलग दिखाई देने लगता है, उनका अनुकूलन अलग होता है। अब इसका देखिए, क्या हम मानव विकास को अनुकूलन विकिरण कह सकते हैं? नहीं। मानव विकास को अनुकूली विकिरण या अनुकूलन विकिरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव एक ही दिशा में विकसित हुआ है, जबकि अनुकूलन विकिरण में एक पूर्वज से कई प्रजातियों का विकास होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अक्सर आता है, इम्पॉर्टेंट है। हार्डी वेन वर्ग का सिद्धांत, इसको हमको समझाना है क्या है। तो देखिए क्या है, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत के अनुसार यदि किसी जीव संख्या में संकरण यादृच्छिक हो, कोई उत्परिवर्तन ना हो, कोई प्रवास ना हो, प्राकृतिक वर्ण ना हो और जनसंख्या बहुत बड़ी हो, तो उस जनसंख्या एलील तथा जीनोटाइप की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। इसे आनुवांशिक संतुलन कहा जाता है। तो आप सीधा है कि यदि उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, न उनमें संकरण हो रहा है, न उनमें उत्परिवर्तन हो रहा है, न उनमें प्रवास हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, न उनमें प्राकृतिक वर्ण हो रहा है, और जनसंख्या बहुत बड़ी हो, तो उनकी जो आवृत्तियाँ होती हैं, उनका जीनोटाइप होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। लेकिन ये बदल भी सकते हैं, इसको हम कैसे सूत्र में व्यक्त करते हैं देख लीजिए। तो एलील की आवृत्ति को समझिए। मान लीजिए हमारे पास ए है जो प्रभावी जीन वाला है, इसकी आवृत्ति को हम मान लेते हैं पी, और ये स्मॉल ए है, ये अप्रभावी जीन की आवृत्ति है, इसकी मान लेते हैं क्यू। तो इन दोनों का योग कितना होगा? एक होगा। अब इनका जीनोटाइप देखते हैं। यदि यहाँ पर हो सकता है कि दोनों प्रभावी हों, तो इसकी आवृत्ति को हम क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर। ये ए का मान एक है और दो ए हो जाएंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो प्रभावी के लिए हमने पी माना है तो पी लिख देते हैं, यहाँ क्यू माना है तो क्यू लिख देते हैं, ये टू पी क्यू हो जाएगा। जब इनका आप देखते होंगे आवृत्ति करवाते हैं तो 1:2:1 आता है, उसके अनुसार ये टू पी क्यू हो गया ना। दो जो हैं ये एक प्रभावी अप्रभावी के साथ बनता है, और तीसरा होता है ए की आवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए ए को माने हैं क्यू, दो ए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर। तो ये जीनोटाइप की आवृत्तियाँ हो गई हैं। और आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए, इनमें संकरण कराएंगे तो ये ए हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो ए हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो स्मॉल ए ए हो जाएगा। इस ए को हम लिखते हैं पी स्क्वायर, इस ए को लिखते हैं हम क्यू स्क्वायर, और ए दो बार है
तो यहाँ हम लिख देंगे 2pq, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है, इसको मानेंगे 1। इस तरह से जीनोटाइप की आवृत्ति को निकालते हैं। अब ये एक तरह का द्विपद प्रसार है। यदि मैं कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी है पी स्क्वायर प्लस पी 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये p प्लस क्यू द्विपद का क्या हो गया, प्रसार हो गया। अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है? इस सिद्धांत में देखिए, अब देखिए आपको ये भी समझना है कि जितना आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा उतना आपको लिखना है। यदि आपसे केवल ये पूछ दिया कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझाइए, तो आपको यहाँ तक करना है, ये द्विपद प्रसार तक। यदि इसके आगे और पूछ देता है कि इसके सिद्धांत का महत्व लिखिए, तो लिख सकते हैं, यह सिद्धांत बताता है कि विकास तभी होता है जब एलील आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। अब हार्डी वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, तो अभी हम देख रहे थे कि वहां पर जीन का प्रवाह ना हो, उत्परिवर्तन ना हो, अनुवांशिकता ना परिवर्तन ना हो, प्राकृतिक वर्ण ना हो, तो संतुलन बना रहता है। और यदि ये बदलेंगी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यदि जीन का प्रवाह एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में व्यक्तियों के आने जाने से संतुलन बिगड़ सकता है। जीन में अचानक परिवर्तन होने से संतुलन बिगड़ सकता है। आनुवांशिक विचलन, छोटी जनसंख्या में एलील आवृत्ति का आकस्मिक परिवर्तन हो जाए तो यहाँ पर संतुलन बिगड़ सकता है। पुनर्संयोजन, अर्धसूत्री विभाजन में जीनों का पुनर्गठन हो जाए। फिर ये प्राकृतिक वर्ण, अनुकूल लक्षण वाले जीव अधिक जीवित रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनमें संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब इसका निष्कर्ष ये है, यदि हार्डी वेनबर्ग संतुलन होता है तो किसी तरह का कोई विकास नहीं होता है। यदि संतुलन में परिवर्तन होता है, इसका मतलब विकास हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है। अब देखिए प्रश्न है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। प्रजाति है क्या? ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं और जिनकी संतति भी प्रजनन करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति। माने एक ही जातियों का समूह है जो आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न करती है, उसे ही प्रजाति कहते हैं। अब देखिए, मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। यहाँ पर हमको मस्तिष्क के बारे में बताना है, उसका साइज क्या है, कार्य क्या है। कंकाल की संरचना बताना है, भोजन की पसंद की। तो देखिए, मानव विकास के घटक हैं मस्तिष्क का आकार और कार्य। मस्तिष्क का आकार बढ़ा है, सोचने की क्षमता भी इसमें विकसित हो गई है, ये विकास कहलाता है। मस्तिष्क में इतना विकास हुआ। कंकाल की संरचना में क्या विकास हो गया? लो, जो हमारे मनुष्य हैं, मानव हैं, वो सीधा चलना सीख गया, और जो हाथों से वो चलने का प्रयास करता था, हाथ मुक्त हो गए। इसके बाद भोजन की पसंदगी, भोजन पर हमको बताना है, भोजन में क्या विकास हुआ। पहले मानव कच्चा भोजन खा जाता था, अब पका हुआ भोजन करता है और कई तरह के विविध आहार भी ले सकता है। फिर है भाषा और सामाजिक व्यवहार का विकास हो गया है। लोग आपस में भाषा के साथ बातचीत करते हैं और एक समाज में रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर मानव विकास के पहलू हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मिलर और यूरे के प्रयोग में, और ये हार्डी और वेनबर्ग के सिद्धांत में, हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत में। और छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, बड़े प्रश्न यही देखना है।